हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिकन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे सन के बारे में। उम्मीद है आपको कल की क्लास समझ में आई होगी। उसमें हमने सन पढ़ा था यानी सूर्य, और उसकी लेयर्स यानी परतें पढ़ी थी। तो सभी स्टूडेंट्स आप जुड़ जाइए एक बार, सभी का स्वागत है एक बार। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के बारे में। अब वायुमंडल के बारे में हमें पढ़ना है तो पहले हम डिसाइड करेंगे इस टॉपिक में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को कवर करना है। तो देखें, सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर को डिफाइन करेंगे, मतलब जानेंगे कि एटमॉस्फेयर वायुमंडल क्या होता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक की शुरुआत की जाए तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम समझें कि वो टॉपिक है क्या। इसलिए पहला सेक्शन हमेशा हमारा बनता है डिफाइन यानी अर्थ जानने का, अर्थ। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट्स यानी संघटक, किन किन से मिलकर हमारा वायुमंडल बना है, संघटक। साथ साथ स्टूडेंट्स नोट करते जाएं, बाइलैंग्वेज पढ़ेंगे यानी दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तो स्टूडेंट्स साथ साथ नोट करते जाएं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। और एक टॉपिक हम साथ में लेके आएंगे इसके, हालांकि टॉपिक जो है कहीं भी आ जाता है ये, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव। ठीक है, और लास्ट में हम टॉपिक में लेके चलेंगे लेयर्स यानी कि परतें। कौन कौन सी परतें हैं वायुमंडल की, परतें। अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए इस पूरे टॉपिक के अंदर, तो हम कहना चाहेंगे लेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेयर्स का होता है इसके अंदर, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, हालांकि ये जो टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक भी है, केमिस्ट्री का टॉपिक भी है और ज्योग्राफी का टॉपिक भी है ये। इसलिए जो टॉपिक दो सब्जेक्ट या ज़्यादा सब्जेक्ट में ओवरलैप करते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि ग्रीन हाउस इफेक्ट करंट अफेयर्स का टॉपिक भी बन जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं वायुमंडल से, यानी कि अर्थ क्या है इसका पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारी अर्थ है। अर्थ के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर जो एक लेयर है भाई, परत है, किसकी भाई, एयर की। यानी कि अर्थ के सराउंडिंग एक एयर की परत है, उस परत को कहा जाता है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। तो यहां पे लिखना चाहूंगा एयर की परत, वायु की परत या लेयर, किसके चारों ओर भाई, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर। चलिए, ये तो क्या होगी, डेफिनेशन हो गई एक तरीके से, कंसेप्ट हमारा पहला क्लियर हो गया। सेकंड कि कंपोनेंट्स क्या है, संघटक क्या हैं, क्या क्या चीजें मिलकर वायुमंडल बनाती हैं। तो संघटक में बात करते हैं इसके अंदर गैसेस की, यानी कि वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। सेकंड हम बात करते हैं डस्ट पार्टिकल्स की भाई, कि हवा में या वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण भी होते हैं, धूल कण। इसके बाद हम बात करते हैं भाई वायु के अंदर ही या वायुमंडल में हमारे जल वाष्प यानी वाटर वेपर्स भी होते हैं, वाटर वेपर्स, जल वाष्प। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो हम कहते हैं गैसों से मिलकर बना है, धूलकण यानी डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, और वाटर वेपर्स से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलने वाले हैं कि कौन कौन सी गैसेस जो हैं हमारे वायुमंडल में आती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करेंगे गैसेस की। देखें, अगर सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सी है भाई, नाइट्रोजन। और गैस की बात की जाए
सबसे ज़्यादा गैस होती है नाइट्रोजन, जो कि 78% के आसपास होती है नाइट्रोजन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है ये होती है लगभग 21%। ठीक है, 20 पॉइंट समथिंग होती है, हम 21% लगभग लेके चलते हैं। इसके बाद बात की जाए थर्ड नंबर पे, जो क्वेश्चन बनता है कि थर्ड नंबर पे गैस आती है आर्गन। अब कहोगे सर ये गैस तो हम बहुत कम सुनते हैं, ये कौन सी गैस है आर्गन? देखिए, आर्गन गैस की बात की जाए, ये एक प्रकार की ना अकड़ू गैस है। अकड़ू, कहोगे सर अकड़ू का मतलब यहाँ पे क्या है? एक ऐसी गैस है किसी से भी रिएक्शन करना पसंद नहीं करती है, यानी कि ये अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, या नोबल गैस इसे कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी गैस जो किसी भी सब्सटेंस से या किसी और गैस से रिएक्शन ना करे, उसे हम कहते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस उसे हम कहते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस उसे हम कहते हैं नोबल गैस। ठीक है, ये एक ही गैस के नाम हो गए। चलिए, अब ये कितना है भाई, इसकी परसेंटेज की बात की जाए लगभग 0.9346% है ये। ठीक है, 0.9346% है। इसके बाद अगर बात की जाए CO2 आता है भाई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये लगभग है 0.03%। ठीक है, 0.03% कौन सी है? CO2 गैस है। इसके अलावा भी गैसेस हैं। देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम गैस हल्की गैस होती हैं, इसलिए वायुमंडल में वो कम पाई जाती हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपर वाली परत में वो मिलेंगी। हल्की गैस सबसे ऊपर जाएगी। भारी गैस की बात की जाए, हालांकि वायुमंडल में नहीं है, वो गैस है रेडोन गैस। रेडोन यहाँ लिख देता हूं भाई मैं एक बार, रेडोन गैस। अगर रेडोन गैस की बात की जाए तो ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। रीज़न क्या है? सबसे भारी गैस में ये गैस आती है, और ये गैस जब अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है तब रिलीज होती है। ठीक है, तो रेडोन गैस हमारे एनवायरनमेंट में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन से पूछा जाता है कि कौन सी गैस जो है वायुमंडल एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, आप बताएंगे रेडोन गैस। इसके अलावा आप कह सकते हैं सर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भी नहीं पाई जाती। क्यों हाइड्रोजन गैस नहीं पाई जाती? क्योंकि हल्की गैस है, हल्की, इसलिए हल्की वायुमंडल से ऊपर भाग जाएगी, भारी वायुमंडल के नीचे बैठ जाएगी, अर्थ में आ जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा है कौन कौन सी गैसेज हैं। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, कोई इसमें कैटेगरी नहीं बनती। तो वाटर वेपर्स और जो क्या है भाई डस्ट पार्टिकल्स, उनको ऐसे हम याद रखते हैं। अब हमारा मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि हरित गृह प्रभाव। अब ये टॉपिक बहुत समझने लायक है, यहाँ से आपके काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कवर होते हैं एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स आपने पॉइंट्स नोट कर लिए ये। अब हम चलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। सबसे पहले हम यहाँ बनाना चाहेंगे सन। ये बन गया भाई सन। सबसे आसान बनाना यही होता है भाई हमारे लिए। ठीक है, सन हो गया ये। अब ये मैंने बनाया नीचे अर्थ का सरफेस। अब मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जहाँ हम खड़े हैं, सड़क पे, गली में, या जहाँ पे हमारे घर हैं, वो अर्थ का क्या सरफेस है। तो ये है अर्थ का भी सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह। ठीक है, अब यहाँ से सन की रेज आती हैं भाई इस तरीके से। जो ये रेज आई, इनको हम कहते हैं लघु सौर तरंग। लघु सौर तरंग, या हम कहते हैं भाई इसको शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशंस। अब इसमें भी कौन कौन सी तरंगे होती हैं शॉर्ट वेव रेडिएशंस में? तो दो तरंगे होते हैं भी इसके अंदर। एक को बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड
रेड रेज, यानी कि अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। और सेकंड होता है इसके अंदर यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जिसको हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें ये किस में होती हैं भाई? शॉर्ट वेव रेडिएशंस में होती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि क्या होता है। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर जो पराबैंगनी किरणें हैं ये क्या हो जाती हैं भाई? यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाएंगी कौन सी भाई? पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज। ठीक है, अब यहां से वापस टकरा के जाती हैं, वो कौन सी हैं भाई? वो है इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज वापस जाएंगी भाई। अब लेकिन यहां पे क्या है भाई? अगर यहां की बात की जाए, यहां पे है एक तरीके से हमारा वायुमंडल, ये हो गया भाई हमारा वायुमंडल, यानी पृथ्वी का वायुमंडल। इसमें बैठे हैं भाई 3-4 विलेन। और विलेन की बात की जाए, अगर विलेंस की बात की जाए भाई, तो हम कहते हैं यहाँ पे क्या है? CO2 गैसेज हैं भाई, CO2 गैस है, अभी भी बात की थी हमने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है? वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स। इसके अलावा क्या है? डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स यानी धूलकण। इसके अलावा बात की जाए तो हम कहते हैं कि सर यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड भी गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसके अलावा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है? मीथेन CH4। तो CFC, CH4, N2O, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, CO2 गैस, ये सभी के सभी क्या करते हैं? विलेन की तरह काम करते हैं भाई। विलेन का काम क्या होता है भाई? अगर पुरानी मूवी अगर आपने देखी हो तो क्या करते थे? एक्टर एक्ट्रेस मिल रहे होते हैं भाई, एक्ट्रेस को अपने पास बुला लेंगे, कब्जा कर लेंगे, यानी कि उस जगह को रोक लेंगे और एक्ट्रेस को बाहर नहीं जाने देते, एक्ट्रेस को वहीं के वहीं रखते हैं, यानी कि एंट्री अलाउड है और जाना मना है। ऐसे ही ये जो रेज है इनका आना अलाउड है, कहाँ से? वायुमंडल से, लेकिन वापस नहीं जा पाती हैं ये। अगर वापस नहीं जा पाती हैं तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक्चुअल मीनिंग आया यूरोपियन कंट्रीज से, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो हम बात अगर करें कि सनलाइट जो है उसकी रेज सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं, और एक तरीके से जो वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर जो सनलाइट है नहीं मिल पाती है। इसलिए वो क्या करते हैं? अपना उनका जो फील्ड है उस फील्ड के चारों ओर वो क्या करते थे भाई? ग्लास का एक हाउस बना देते थे। ग्लास बोले तो कांच का, ग्लास कांच का घर बना देते थे, ग्लास का यानी कांच का। अब ग्लास की खासियत क्या है? ये सनलाइट को अंदर तो आने देगा लेकिन बाहर नहीं जाने देता। ऐसे तो होता है, आप सोच के देखो, आप क्या कर रहे हैं? आप 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, आप क्या करते हैं? हेलमेट लगा लेते हैं भाई। हेलमेट लगाया तो जो उसका जो शीशा है एक तरीके से उसमें से सनलाइट अंदर तो आ रही होती है लेकिन बाहर नहीं जा रही होती, और आपको क्या लगती है? हेलमेट पहनने के बाद गर्मी लगती है। तो वहाँ भी क्या है? एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। सनलाइट अंदर तो आ गई, वापस नहीं जा पा रही है। और छोड़िए, आपके घर की जो खिड़की है वो कांच की, ग्लास की बनी है। अब वहाँ से सुबह सुबह सनलाइट अंदर तो आती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती, इसलिए सुबह सुबह कमरे में क्या हो जाती है? उमस यानी गर्मी सी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ भी क्या लगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट लगा। तो स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मीनिंग सिंपल यही है, सनलाइट का अंदर तो आ जाना लेकिन वापस नहीं जा पाना। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से वापस नहीं जा पा रही है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ गया। पूरा पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से, उनको हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे लेयर्स की तरफ, लेयर्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, फटाफट आपने नोट किया भाई ये? चलिए,
अब आप एग्जाम पूछा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट क्या है उसका, नेगेटिव इफेक्ट नुकसान क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव इफेक्ट की बात की जाए तो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन, वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन, यानी कि पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है, या हम कहेंगे कि अर्थ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम कहते हैं कि जो क्रॉप साइकिल है, क्रॉप साइकिल यानी कि फसल चक्र, ये क्या हो जाता है, डिसबैलेंस यानी कि असंतुलन आ जाता है इसमें, असंतुलन। फसलें टाइम पे नहीं पक पाती हैं या टाइम से पहले पक के खराब हो जाएंगी। तो ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है टेम्परेचर बढ़ने का। इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो ग्लेशियर हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट। और मेल्ट होने से क्या है कि जो सी लेवल है, समुद्र का जल स्तर है, सी लेवल, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ने से क्या होगा, तो चंगू मंगू देश हैं भाई हमारे, कौन से भाई, आस पड़ोस में चंगू मंगू देश, श्रीलंका हो गया भाई, श्रीलंका, श्रीलंका हो गया। इसके अलावा मालदीव हो गया भाई, मालदीव। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि फिलीपींस हो गया, फिलीपींस। मतलब ये देश जिनका आकार छोटा है, समुद्र के किनारे हैं, सारे डूब जाएंगे। हो सकता है कि हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये भी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बढ़ने से सी लेवल बढ़ जाएगा। अब एक बात और है कि सर ये तो बता दिया आपने, लेकिन कोई फ़ायदे की बात तो बताओ। और फ़ायदे की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सी लेवल बढ़ेगा ना, तो जो फिश हैं या हम कहें एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बस ये हमें फ़ायदा मिल सकता है, और कोई फ़ायदा इसमें दिखेगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, इवन हम ये कह सकते हैं कि जो बर्ड्स वगैरह, टेम्परेचर बढ़ेगा, जो बर्ड्स हैं, ठीक है, या हम कहें ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव, ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव, उन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और उनका जो रिप्रोडक्शन पावर है, प्रजनन क्षमता, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बर्ड्स या ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा है एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग से लेके बर्ड्स एंड ऑर्गेनिजम्स तक क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, उनको हमने पढ़ लिया। अब हम लेके चलेंगे लेयर्स यानी कि परतें, कौन कौन सी परतें हैं एटमॉस्फेयर की, क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लेके चल रहे हैं लेयर्स, वायुमंडल की लेयर्स की बात कर रहे हैं भाई। और लेयर्स की बात की जाए, सबसे पहले जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभमंडल, शोभमंडल। अब देखिए, अगर शोभमंडल की बात की जाए, सबसे पहली परत होगी भाई ये, पहली परत, पहली लेयर। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं इसकी हाइट की, कि भाई कितनी हाइट है इसकी। तो देखें, हाइट का मतलब है कि अर्थ के सरफेस से हाइट इसकी, पृथ्वी की जो सतह है जहाँ पे हम सड़क पर, गली पर खड़े होते हैं, वो अर्थ का सरफेस है। अर्थ का सरफेस से अगर 8 किलोमीटर ऊपर जाएं और जाएं 18 किलोमीटर ऊपर, तो क्या मिलेगी भाई, शोभमंडल मिलेगा, यानी ट्रोपोस्फियर। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझिए। अब आप, जैसे मैं
चला जाता हूँ इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा क्या है, ये अगर हम अर्थ बनाएं तो अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन, वो है इक्वेटर, वो है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पे मैं खड़ा हूं और ऊपर जाता हूं कितना भाई, 18 किलोमीटर ऊपर की ओर। हमेशा के लिए नहीं जा रहा भाई, ठीक है, 18 किलोमीटर ऊपर देखने जा रहा हूं क्या है। तो यहां अर्थ का सरफेस है 18 किलोमीटर, ये है, ये सारा का सारा एरिया कौन सा है भाई, ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल। तो यहां पे लिखूंगा मैं 18 किलोमीटर हाइट है कहां पे, इक्वेटर पर, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि क्षोभमंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पे कितनी है, तो हम कहते हैं 18 किलोमीटर है। अब अगर मैं बात करता हूं, मैं जाता हूं पोल, ये नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। अगर मैं नॉर्थ पोल पे जाता हूं ऊपर की ओर कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ऐसे साउथ पोल पे जाता हूं 8 किलोमीटर ऊपर की ओर, तो क्या बोलूंगा मैं, क्षोभमंडल के अंदर हूं। क्षोभमंडल यानी कि अपना ट्रोपोस्फियर। अब इसके अंदर पॉइंट एक और लेके आते हैं भाई, यहाँ हमने पोल लिखा और यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं भाई, जितने भी सीजनल एक्टिविटी होती हैं, सीजनल एक्टिविटी यानी कि मौसम संबंधी घटनाएं, सभी की सभी कहाँ होती हैं, क्षोभमंडल में होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं सभी की सभी होती हैं क्षोभमंडल में। इसके अलावा बात की जाए कि सर ये बताओ कि 165 मीटर ऊपर जाएं हम, अर्थ के सरफेस से 165 मीटर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आएगा, टेम्परेचर कितना कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हर 165 मीटर पर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम मिलेगा, ठीक है। कहोगे सर हमें मीटर में नहीं खेलना, हमें किलोमीटर में बताओ। किलोमीटर की बात की जाए, अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस से, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा, ठीक है। 6.5 डिग्री, यहाँ लिखता हूँ भैया 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। एक और पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, क्षोभमंडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जेट स्ट्रीम, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं वहाँ पे एक या दो बार एक वर्ड आता है जेट स्ट्रीम, कुछ नहीं है ऊपर यानी कि हमारे वायुमंडल में स्पीड से, तेजी से चलने वाली हवाएं होती हैं, ये जो हमारे इंडिया का टेम्परेचर पे कंट्रोल करती हैं। तो जेट स्ट्रीम कहाँ चलती हैं, ये भी चलती हैं भाई कहाँ पे, क्षोभमंडल में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। तो हमने आज टॉपिक कवर किया है वायुमंडल का, जिसके अंदर मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पढ़ाया, और यहाँ हम लेके चले हैं क्षोभमंडल के बारे में। एक क्वेश्चन आप सर्च कीजिए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि समताप मंडल की बात की जाए, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, इसमें O3 यानी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर ये कितनी हाइट पर मिलती है, ओजोन लेयर कितनी हाइट पर मिलती है, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में देंगे। रिपीट करते हैं, समताप मंडल में ओजोन लेयर कितनी हाइट पे मिलेगी। चलिए स्टूडेंट्स, चीज़ों को नोट आपने कर लिया, रिवाइज करते रहें, हमसे जुड़े रहें। तो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर।